नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है रासायनिक बल गतिकी और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव और आर्हेनियस समीकरण के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपना कॉपी उठा लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और अपने नोट्स बनाने शुरू करिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेडिंग डालिए अभिक्रिया 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 के वेग की ताप पर निर्भरता। वेग की ताप पर निर्भरता, और या इसको कहते हैं वेग पर, अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। प्यारे विद्यार्थियों, अधिकांश अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया, उनका जो वेग है वो बढ़ता है। और अभिक्रिया जो है, वेग बढ़ने का मतलब अभिक्रिया जो है वो तेजी से होना शुरू हो जाती है। और ये देखने में आता है कि अभिक्रिया का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने पर प्राय जो अभिक्रिया का वेग है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अगर हम किसी अभिक्रिया का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं तो जो अभिक्रिया का वेग है वो क्या 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अगला हेडिंग डालिए वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। वेग स्थिरांक का ताप गुणांक देखो 10, इसको लिखिए आप। वेग स्थिरांक का ताप गुणांक किसे कहते हैं? 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर निर्धारित किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। 10 डिग्री के अंतर से निर्धारित वेग स्थिरांकों के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। और ये देखने में आता है कि जो ताप गुणांक का मान होता है वो 2 या 3 होता है। मतलब जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा देते हैं तो जो वेग स्थिरांकों का जो अनुपात होता है वो 2 या 3 होता है। यानी कि जो वेग स्थिरांक होता है उसका मान 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो ताप गुणांक बराबर होता है, अगर हम वेग स्थिरांक को kT माने, kT इसको 10 डिग्री 10 मान लीजिए। मतलब ये वेग स्थिरांक है और ये वेग स्थिरांक जब टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो ये वेग स्थिरांक उस स्थिति में है और इसका जो मान होता है वो लगभग 2 या 3 होता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर निर्धारित वेग स्थिरांकों के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं और इसका मान जो है ये 2 या 3 होता है। मतलब जब हम टेम्परेचर में 10 डिग्री की वृद्धि कर देते हैं तो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अर्थात अभिक्रिया का जो वेग है ना, वो वेग स्थिरांक बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अर्थात अभिक्रिया का जो वेग है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। और देखो, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक बढ़ता है अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 10 डिग्री के अंदर पर 2 से 3 गुना बढ़ता है। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो वेग है उसके बढ़ने के 2 कारण होते हैं। ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ने के 2 कारण होते हैं।
देखो दो कारण होते हैं वेग बढ़ने के कारण कितने होते हैं? दो। एक तो होती है संघट कहते हैं टक्कर को, संघट आवृत्ति में वृद्धि। संघट आवृत्ति में वृद्धि, संघट आवृत्ति कहते हैं इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की जो संख्या होती है उसे कहते हैं संघट आवर्ती या टक्कर। संघट को टक्कर भी कहते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इस संघट आवर्ती में वृद्धि होने, क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, अणु आपस में टकराते हैं, टकराने की वजह से ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टक्करों की संख्या, संघट की जो संख्या होती है ना वो बढ़ती है, प्रति सेकंड टक्करों की संख्या बढ़ती है, इसलिए अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। दूसरा कारण ये है कि ताप बढ़ाने पर ऐसे अणुओं की संख्या बढ़ती है जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या अधिक होती है। देहली ऊर्जा के बराबर या अधिक होती है। देखो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर ऐसे अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, उनकी ऊर्जा बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो कुछ अणुओं की ऊर्जा इतनी हो जाती है कि वो उनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या अधिक हो जाती है। देखो देहली ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो अणु के टकराने पर अभिक्रिया होने के लिए अणु में उपस्थित होना अनिवार्य होती है। इतनी ऊर्जा अणु के पास होनी चाहिए तभी अणुओं की टक्कर से रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इन दो कारणों की वजह से वेग, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अब नेक्स्ट अगला हेडिंग डालिए, वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव। नेक्स्ट अगला हेडिंग है आपका वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव व आर्हेनियस समीकरण। वेरी इंपोर्टेंट है। वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव व आर्हेनियस समीकरण। किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर तापक्रम के प्रभाव को आर्हेनियस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको व्यक्त करने के लिए इसको आर्हेनियस समीकरण के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है कि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आर्हेनियस समीकरण ये होती है K बराबर a e की पावर माइनस EA अपॉन RT। देखो ये आर्हेनियस इक्वेशन होती है, वेरी इंपोर्टेंट। K बराबर a e की पावर माइनस EA अपॉन RT। इस समीकरण के द्वारा वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा इसको व्यक्त किया जाता है। अब देखो इसमें ये K क्या है इसको नोट करिए। देखो जहां K बराबर है ये है वेग स्थिरांक। K बराबर क्या है, वेग स्थिरांक। और EA बराबर है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। आगे पढ़ेंगे क्या होती है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। और T क्या है, ये परमताप है, T परमताप है। और R जो है, R गैस स्थिरांक है।
आर बराबर क्या है, गैस स्थिरांक है। और जो ए है, ए को कहते हैं आवर्ती गुणांक। आवर्ती गुणांक या इससे अंग्रेजी में बोलेंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आवर्ती गुणांक। और या इसको बोलते हैं आर्हेनियस गुणांक, या इसको बोलते हैं क्या, आर्हेनियस। ये पता होना चाहिए ये क्या क्या चीजें हैं, ये आर्हेनियस गुणांक। और या इसको बोलते हैं पूर्व, ए को बोलते हैं पूर्व चरघातांकी गुणांक। और अंग्रेजी में से बोलेंगे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, पूर्व चरघातांकी गुणांक। देखो ये आर्हेनियस समीकरण है। आर्हेनियस समीकरण के द्वारा वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को व्यक्त किया जाता है। K क्या है, वेग स्थिरांक। E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। T परमताप। R जो है ये गैस स्थिरांक है। और जो A है ये आवर्ती गुणांक होता है, इसे आर्हेनियस गुणांक भी कहते हैं, या इसे पूर्व चरघातांकी गुणांक, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। देखो ये जो E है ना, E है चरघातांकी गुणांक, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और देखो इससे ये पहले आया हुआ है तो इसे कहते हैं पूर्व चरघातांकी गुणांक। देखो जो ये R जो गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक का जो मान होता है वो उसी इकाई में प्रदर्शित करते हैं जिसमें ये सक्रियण ऊर्जा, जिस इकाई में सक्रियण ऊर्जा का मान प्रदर्शित किया जाता है। R गैस स्थिरांक का मान उसी इकाई में रखते हैं जिस इकाई में एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी EA का मान व्यक्त करते हैं। देखो जैसे एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को अर्ग पर मोल में व्यक्त करते हैं। जब इसे अर्ग पर मोल में व्यक्त करते हैं तो R का मान होता है R बराबर 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर मोल पर केल्विन होता है। और जब EA को, एक्टिवेशन एनर्जी को जूल पर मोल में व्यक्त करते हैं, जूल पर मोल, 1 जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं। तो जब इसे एक्टिवेशन एनर्जी को जूल पर मोल में लिखते हैं तो R को लिखते हैं 8.314, इसे लिखेंगे जूल पर मोल पर केल्विन, है ना। और जब इसे कैलोरी में लिखते हैं, E के मान को कैलोरी में लिखते हैं, कैलोरी प्रति मोल में, तो R को भी इसी इकाई में व्यक्त किया जाता है। इसका मान होता है 1.987 कैलोरी पर मोल प्रति केल्विन तो जो गैस स्थिरांक होता है, गैस स्थिरांक का मान उसी इकाई में रखते हैं जिस इकाई में जो ये सक्रियण ऊर्जा होती है ना, इसका मान रखते हैं। और देखो ये जो आर्हेनियस इक्वेशन है, इससे देखने से ही ज्ञात होता है कि जो वेग स्थिरांक का मान होता है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, इस वेग स्थिरांक
का मान जो है वो चर घातांकी रूप से बढ़ता है। देखो ये एक्सपोनेंशियल पावर है ना। वेग स्थिरांक का मान जो है वो क्या है, चर घातांकी रूप से बढ़ता है। देखो ये आर्हेनियस इक्वेशन है। अब अगर हम इस आर्हेनियस समीकरण का नेचुरल लॉग लें, इसका दोनों ओर से नेचुरल लॉग लेने पर ये समीकरण बनेगी ln k बराबर ln a है ना। ln a ये प्लस में हो जाएगा, प्लस और ये माइनस है तो ये माइनस e a अपॉन आर टी ln e है ना, ln e ये। अब जो ln e का मान होता है, ln e का मान 1 होता है। देखो इसको हमने ln a लिखा है ना, और गुणा करने जब गुणा होती है तो लोग वो जुड़ जाता है ln लेने पर या log लेने पर, है ना। तो ये जो पावर होती है वो ऊपर आ जाएगी ln a अपॉन आर टी ln e ये, है ना। तो ln e का मान जो होता है e बेस पर ln का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसे हम समीकरण को इस तरीके से लिख सकते हैं ln k बराबर है ना e a अपॉन आर टी माइनस e अपॉन आर टी, है ना। इसे पहले लिख लो चाहे इसको बाद में लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ln a ये समीकरण आती है। ये समीकरण आ गई ln k बराबर माइनस e अपॉन आर टी, है ना। ln e का मान 1 होता है तो ये मल्टीप्लाई करने पर 1 हो गया, ये प्लस ln a। तो देखो ये जो समीकरण है, ये समीकरण जो है सरल रेखा समीकरण। सरल रेखा समीकरण क्या होती है, y बराबर mx c। ये समीकरण सरल रेखा समीकरण y बराबर mx प्लस c के समान होती है। देखो अगर हम देखो इसमें ये जो ln k है, अगर हम ln k और 1/t के बीच में ग्राफ खींचे, ln k और 1/t के बीच में ग्राफ खींचे तो देखो इस प्रकार से हमें ग्राफ प्राप्त होता है। इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है 1/t, है ना। ये x अक्ष है ना, ये y अक्ष है, और ये ln k, ये ln k। देखो ये जो इस समीकरण को हम इस सरल रेखा समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते सकते हैं, ये इसके समान है। देखो ये y अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है ना। इसमें जो ये ln k है, ln k ये y अक्ष को प्रदर्शित करता है, ln k ये y अक्ष को प्रदर्शित करता है। इसमें ये जो 1/t है, ये इसमें जो mx है ना, ये 1/t ये x अक्ष को प्रदर्शित करता है। और ये जो e a अपॉन r है, e a अपॉन r है। देखो जब ln k और 1/t के बीच में ग्राफ खींचते हैं ना तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार से एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका जो ढाल है ना, जिसका ढाल, और ढाल को tan थीटा भी कहते हैं, इसका ढाल बराबर होता है, इसका ढाल देखो ये माइनस में है ये, तो इसका मतलब जो ढाल है वो नीचे की ओर है, और ये ढाल बराबर है माइनस ई ए अपॉन आर के। ये ढाल बराबर कहीं ये है माइनस ई ए अपॉन आर के। और देखो tan थीटा का मान ये लेते हैं ढाल के पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये tan थीटा का मान ये होता है, और ये बराबर होता है माइनस ई ए अपॉन आर के। तो देखो ये जो समीकरण है, ये इस सरल रेखा समीकरण, ये इस प्रकार से आपको ग्राफ खींचना आना चाहिए, इस सरल रेखा समीकरण के अनुरूप है, जिसमें ये जो ln k है ये y अक्ष को प्रदर्शित करता है, ln k y अक्ष को प्रदर्शित करता है, और
ये 1/t एक्स अक्ष को प्रदर्शित करता है। तो जब हम ln k और 1/t के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका जो ढाल होता है, मतलब जो m होता है वो E/A/r के बराबर होता है। और जहां पर ये सरल रेखा काटती है, देखो यहां काटती है, इस यहां से लेकर के यहां तक ये जो अंतःखंड है ये ln a को प्रदर्शित करता है, ln a को ये प्रदर्शित करता है। ये ln a ये c के बराबर होता है, ln a बराबर इसको प्रदर्शित करता है, c को प्रदर्शित करता है। और इसका जो मान होता है जहां पर ये सरल रेखा y अक्ष को काटती है उस अंतःखंड की लंबाई ln a के बराबर अर्थात c के बराबर होती है। तो ये ग्राफ खींचना आपको आना चाहिए। अगर हम देखो ln बराबर होता है, हमें पता है ln बराबर होता है 2.303 log 10 बेस पर, ये इतना होता है ln का मान। तो जब हम ये मान जो है इस मान को इस समीकरण में रखते हैं तो देखो रखने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303 log 10 बेस पर के बराबर माइनस EA/RT प्लस L और ln की जगह हमने क्या रखा 2.303 log 10 बेस पर, इसे लिखेंगे a, है ना। ln की जगह हमने ये लिख दिया तो इस समीकरण को हमने क्या लिखा, ये लिख दिया। इस समीकरण को क्या लिखी जाएगी, समीकरण ये लिखी जाएगी। या हम इसे ये लिख सकते हैं, या हम इसको देखो ये लिख सकते हैं log 10 बेस पर k बराबर माइनस EA/2.303 RT, 2.303 RT और ये माइनस में है प्लस log 10 बेस पर a। देखो ये समीकरण भी सरल रेखा समीकरण y बराबर mx c के समान है, y बराबर mx c के समान है। तो देखो अगर हम इसी प्रकार से देखो ये जो स्लोप आया था ना, इस स्लोप से एक्टिवेशन एनर्जी का मान निकाल सकते हैं और ln a का मान निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से देखो अगर हम एक ग्राफ खींचते हैं, अगर हम ग्राफ खींचे, ये समीकरण क्या है, ये समीकरण भी y बराबर mx c के समान है। ये समीकरण भी क्या है, y बराबर mx प्लस c के बराबर है। ये log k y x को प्रदर्शित करता है, ये अंतःखंड c को प्रदर्शित करता है log a, और ये जो x है 1/t x को प्रदर्शित करता है, x अक्ष को, m जो है EA/2.303 r ये ढाल को प्रदर्शित करता है। तो अगर हम log k के बीच में, और 1/t के बीच में ग्राफ खींचे, ये x अक्ष है, ये क्या है, y अक्ष है। तो एक देखो इसका मान माइनस में है तो एक सरल रेखा प्राप्त, सीधी रेखा प्राप्त होती है। log k/t के बीच में ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल जो है वो नीचे की ओर होता है। देखो माइनस में है तो ढाल नीचे की ओर करते हैं, ढाल ऊपर की ओर, देखो ढाल नीचे की ओर आ रहा तो इसको माइनस में प्रदर्शित करते हैं। ढाल अगर ऊपर की ओर ऐसे तो उसको प्लस में प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो ढाल है वो ढाल बराबर कहीं को होगा, ढाल बराबर देखो 1/t तो हमने यहाँ ले लिया, बचा क्या, इसके बराबर होता है, इसका ढाल बराबर माइनस EA/2.303 r, और ये इसे tan थीटा भी कहते हैं, tan थीटा, है ना। इसका मान कैसे निकालते हैं थीटा का, ये एंगल निकालते हैं ढाल के पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना, थीटा का मान पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं।
तो टेन थीटा का मान इससे निकल जाता है। तो इस ढाल से देखो, इस ढाल से क्या हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। और जहां पर ये सरल रेखा काटती है ये अंतःखंड कहलाता है, log 10 a के बराबर ये होता है। ये अंतःखंड के बराबर होता है, आवर्ती गुणांक के, है ना, उसके log के बराबर ये होता है। तो ये आपको इस प्रकार से ग्राफ आना चाहिए। देखो हमारी ये समीकरण आई है ln k, ये समीकरण आई है हमारी ln k। इस ये आर्हेनियस इक्वेशन है, इसी से ये इक्वेशन लिखी हुई है ना। इक्वेशन क्या लिखी हुई है, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं। समीकरण क्या है, ln k बराबर माइनस ई ए अपॉन आर टी, है ना, प्लस ln a। आर्हेनियस इक्वेशन का प्राकृतिक लघुगुणक लेने पर ये समीकरण आई है। अब देखो, अगर ये वेग स्थिरांक है, अगर T1 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक K1 हो, अगर T1 टेम्परेचर पर, T1 ताप पर वेग स्थिरांक क्या हो, वेग स्थिरांक क्या हो, K1 हो, तो इस समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ln K1 बराबर माइनस EA। एक्टिवेशन एनर्जी का मान जो होता है वो निश्चित होता है अभिक्रिया के लिए, R का मान भी नियतांक होता है, और T की जगह लिखेंगे T1। अभिक्रिया के जो आवर्ती गुणांक होता है ना, उसका मान भी एक स्थिरांक होता है। टेम्परेचर में परिवर्तन करने पर एक्टिवेशन एनर्जी का मान भी परिवर्तित नहीं होता, और न ही ये जो आवर्ती गुणांक होता है ना, इसका मान परिवर्तित होता। अब मान लो टेम्परेचर बढ़ा करके कर दिया T2 और वेग स्थिरांक हो जाता है K2। जब टेम्परेचर T2 कर देते हैं तो वेग स्थिरांक बढ़ करके क्या हो जाता है, K2। तो इस समीकरण को हम ऐसे लिखेंगे, ln K2 बराबर माइनस EA अपॉन R T2 प्लस ln A। ln A, इस समीकरण को 1 मान लीजिए, इस समीकरण को 2 मान लीजिए। तो समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, तो घटाने पर क्या हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे ln K2 माइनस ln K1 बराबर, ये दो समीकरण ये है, माइनस EA अपॉन R T2 प्लस ln A, है ना, माइनस, है ना, इसमें से घटाओगे तो ये माइनस रख करके माइनस EA अपॉन R T1, है ना, और ये माइनस ln A, तो देखो नहीं, ये प्लस था ना, जब हमने ब्रैकेट में लिया, ये हमने ब्रैकेट में लिया तो ये प्लस ही लिखा जाएगा। तो ये तो हो जाएगा देखो माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो इससे ये कट जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो यानी कि समीकरण हमारी क्या आ जाएगी, समीकरण ये आ जाएगी ln K2 माइनस ln K1 बराबर, ln K2 माइनस ln K1 बराबर ये हो जाएगा हमारा, देखो EA अपॉन R इसमें भी है, EA अपॉन R इसमें भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे, और देखो ये प्लस का हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा EA अपॉन R 1 अपॉन T1, ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव है, माइनस 1 अपॉन T2। ये समीकरण आ गई, है ना। या हम इसे लिख सकते हैं, देखो एक साथ अगर इसको मिला करके लिखे ln K2 अपॉन
K1 बराबर EA/R, है ना, EA/R और 1/T1 माइनस 1/T2, इस तरीके से लिख सकते हैं। और देखो जब घटाएंगे तो ये यहाँ पर T2 चला जाएगा, T1 यहाँ पे चला जाएगा इसकी। तो इस समीकरण को कैसे लिखते हैं, फिर समीकरण को इस तरीके से लिखते हैं, ln K2/K1 बराबर EA/R, है ना, T2 माइनस T1/T1 T2, ये समीकरण आ गई। अगर हम ये समीकरण आ गई, अगर हम ln की जगह हम क्या लिखे, ln बराबर होता है, हमें पता ln बराबर होता है 2.303 log 10 बेस पर, ये ln का मान इतना होता है। तो जब ये मान रखते हैं तो ये समीकरण ये आ जाएगी log 10 बेस पर K2/K1, है ना। यहाँ 2.303 वो नीचे पहुँच जाएगा, है ना, बटे में, तो ये हो जाएगा EA/2.303 R T2 माइनस T1/T1 T2। तो देखो ये समीकरण आ गई। देखिए इस समीकरण की सहायता से ये K1 क्या है, T1 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक, K2 क्या है, T2 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो अगर हमें वेग स्थिरांकों का पता, T1 टेम्परेचर पर कितना है, T2 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक कितना है, तो हम एक्टिवेशन एनर्जी का मान हम निकाल सकते हैं, है ना। और अगर मान लो